नमस्कार, जनादेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलम शर्मा। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के साथ तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में चुनावी सरगर्मियां अब बढ़ने लगी हैं। तमिलनाडु की जनता की आगे लोक भावक वादों की इस समय झड़ी लगी है। जिन दलों के बीच वास्तविक मुकाबला है वो सभी सस्ती जनप्रियता की दौड़ में शामिल हैं। इस रुझान का परिणाम है कि राज्य का राजनीतिक विमर्श विकास के दीर्घकालीन नियोजन से कुछ दूर होता हुआ भी नजर आता है। उधर पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के पहले वहां का मतदाता भी स्थिति को भांप रहा है। मतदाता के मन में भी कई प्रश्न उठ रहे हैं, उन पर भी हम गौर करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे अभी तक की चुनावी सुर्खियों पर। मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद चुनाव आयोग सख्त मालवाहक गाड़ियों में मतदाताओं को ले जाने पर लगाया प्रतिबंध। डीएम के अध्यक्ष एम करुणानिधि ने जयललिता पर वोट खरीदने का लगाया आरोप। जब्त हुई धनराशि की सीबीआई जांच कराने की मांग। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बंगाल के कैनिंग वेस्ट इलाके में की चुनावी रैली। कहा, ममता सरकार ने जनता को ठगा। भाजपा और पीएमके ने पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी लिस्ट की जारी। भाजपा ने 14 तो वहीं पीएमके ने 20 उम्मीदवारों का किया ऐलान। 4 अप्रैल को शुरू हुआ पश्चिम बंगाल का चुनाव अब 5वें दौर तक पहुंच गया है। राज्य का चुनाव अभी तक भारी वोटिंग, हिंसा, स्टिंग्स का दौर, कांग्रेस और लेफ्ट की दोस्ती, चुनाव आयोग की सख्ती और ममता बनर्जी के आक्रामक तेवर देख चुका है। अब 5वें चरण में ममता बनर्जी के भाग्य का फैसला भी होगा। लेकिन 5वें चरण की 53 सीटों में आंकड़े किसके फेवर में हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल चुनाव में चरण दर चरण भारी मतदान के बाद अब बारी है 5वें चरण की। चौथे फेज की तरह इस फेज के 3 जिलों की 53 सीटों में भी पिछले 2 चुनाव से टीएमसी का दबदबा रहा है। 2011 के विधानसभा चुनाव में इन 53 में से 47 सीटों पर टीएमसी को जीत हासिल हुई थी। लेफ्ट को यहां केवल 6 सीटें ही मिली थीं और कांग्रेस और भाजपा का खाता नहीं खुला था। 2011 के लोकसभा चुनाव में भी टीएमसी ने अपनी विजय यात्रा को बरकरार रखा था और इन्हीं 53 सीटों में से 50 सीटों में बढ़त दर्ज की थी। लेफ्ट की तब यहां बुरी हालत हुई और बीजेपी ने भी उसे पीछे छोड़ते हुए 2 सीटों पर बढ़त हासिल की। लेफ्ट को केवल 1 सीट में बढ़त मिली और कांग्रेस का इस बार भी खाता नहीं खुला। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिन 2 सीटों में बढ़त मिली उनमें भवानीपुर सीट भी शामिल है, जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं और उनके खिलाफ बीजेपी ने चंद्र कुमार बोस को उतारा है। भवानीपुर के अलावा बीजेपी ने 2014 में साउथ कोलकाता की 3 अन्य सीटों पर भी अच्छा प्रदर्शन किया था और सभी सीटों में कांग्रेस और लेफ्ट पर बढ़त पाई थी। हालांकि इन 53 सीटों में लेफ्ट और कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन दोनों का गठजोड़ यहां भी ममता की पेशानी का कारण बन सकता है। अगर 2014 लोकसभा चुनाव में दोनों को मिले वोटों को मिला दें तो 11 सीटों में ये टीएमसी को पीछे छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। 2011 में इन 11 में से 9 सीटों में टीएमसी को सफलता मिली थी, जब पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन के तहत उनके भी वोट पाई थी। लेफ्ट और कांग्रेस का ये गठबंधन आंकड़ों के आधार पर तो मजबूत दिखता है, लेकिन जमीन पर इसका प्रभाव कितना है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। पार्टियों के छोटे नेता तो साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन उनके किसी भी बड़े नेता ने मंच साझा नहीं किया है। चुनावों के अंत में यह गठबंधन इसे भी झुठला सकता है, क्योंकि जल्द ही बुद्धदेव भट्टाचार्य और राहुल गांधी के मंच साझा करने के आसार हैं। लेकिन क्या यह दोस्ती वोटों में तब्दील होगी, ये 19 मई को ही पता चलेगा। प्रथम द्विवेदी, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 5वें चरण में भी मतदान है। यूं तो ये सिटी ऑफ जॉय के नाम से जानी जाती है, लेकिन इन गलियों में रिक्शा गाड़ी खींचने वाले करीब 20,000 लोगों के हिस्से में कितनी खुशियां हैं, पड़ताल की हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। ये पहिया उल्टा घूम रहा है, ये वापस ले चलता है उस दौर में आपको जहां पर विकास के तमाम दावों के बाद आज भी विकास की छोटी सी रेखा भी नहीं पहुंची है। अगर ये सीधा घूमता तो हो सकता है इनका भी विकास होता। हम 1966 से रिक्शा चलाते हैं। बोर्डिंग में पंच होता था, लाइसेंस मिलता था हम लोग का भी, हमारा भी लाइसेंस, मालिक का भी लाइसेंस सब मिलता था। अब हम लोग का भी लाइसेंस रद्द हो गया, हम मालिक का भी लाइसेंस रद्द। ये चलने के ऊपर में कोई गारंटी नहीं, चल गया तो मतलब 500 रुपया हम लोग कमा लिया, 700 रुपया नहीं तो फाका है, कुछ नहीं। अब तो हम लोग को सब रास्ता पे बंद कर दिया। ऐसे गणेश टाकी हम लोग को जाना आना था, वो भी बंद है।
सेंटर लेबल बंद है। हाँ, हम लोग को पकड़ धकड़ बेसी करता है। पकड़ा, नंबर ले लिया, नंबर दे दिया गाड़ी को, जाओ थाना में जाकर वहाँ रुपया जमा किया, और फिर वहाँ से आया तो गाड़ी वो भी पुर्जी ले लेता है कि फिर पकड़ेगा तो कोई साबुत नहीं हम लोग का देता है। तकरीबन 3.5 दशक तक पश्चिम बंगाल में वामपंथियों की सरकार रही, जो कि सर्वहारा के अधिनायकवाद की बात करते हैं। अच्छा, ज्योति बाबू का जमाना था, फिर उसके बाद ममता दीदी का जमाना आया, दूसरे और भी लोग आए। कुछ परिवर्तन हुआ आप लोगों का हालत? हम लोग का हालत में कोई परिवर्तन नहीं है। हम लोग को जैसा शुरू से चल रहा है वैसा ही चल रहा है, धक्कम गर्दनिया। इसी में पूरा मतलब पूरा घर इसी में है, सारा सामान इसी में? यहाँ बिछौना है, यही माँ बाप है। इधर यहाँ गांव नहीं है, नहीं घर नहीं है, नहीं है। जब चलाएंगे जहाँ भी फुट पर रहेंगे तो इसी के ऊपर रहेंगे। कितने समय से इस काम में लगे हैं आप? अरे बाप, वो इतना पूछिएगा तो काफी टाइम हो गया है। 1 रुपया जब किराया था, कम से कम 30-32 साल हो गया। अगर ये इसकी जगह सरकार बैटरी वाली रिक्शा या दूसरा रिक्शा या कोई रोजगार का दूसरा इंतजाम करे तो करेंगे आप लोग? करेगा, क्यों नहीं करेगा। ये तो मारुति सीजन में भी एक बार बैठक हुआ था, हम लोग गए थे कि वहाँ भी हम लोग का फोटो मीडिया पर लिया था, सब हर चीज़ किया था। लेकिन कुछ नहीं हुआ। नहीं, हल्ला उड़ाया कि देगा देगा, लेकिन कुछ नहीं दिया। देख सकते हैं कि केवल रोजगार का साधन ही नहीं, घर भी है यही है, मकान भी यही है, रहना भी इसी में है, सोना भी इसी में है। कभी पुलिस स्थिति मजबूरी और मजदूरी से चल रही है। सुदामा पांडे धूमिल की एक कविता की लाइन याद आती है कि लोहे का स्वाद लोहार से नहीं, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। यहाँ तो आदमी खुद ही घोड़ा बना हुआ है। कैमरा पर्सन एल लक्ष्मीकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, कोलकाता। ज़ाहिर है बहुत सारे सवाल हैं जो कि मतदाताओं के मन में तो हैं ही, लेकिन जो भाग्य विधाता हैं जो इन चुनावों में लड़कर जीतेंगे उन्हें भी देखना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हम जनादेश में तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। ये साइड से थोड़े छोड़े कर दे जल्दी। ये वाला सर? क्या है सर ये साइड से? नहीं, नोज पियर्सिंग यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा मैम। बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपकी राइड स्मूदर बनाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम कदर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। डांस में तू नागिन बोला, डांस में मार 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 मसाला। इंडिया को चाहिए एंटरटेनमेंट फुल मसाला मार के, इसलिए डिश टीवी दे सबसे ज्यादा मसाला, सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट। डिश टीवी लाइव मसाला मार के। बच्चों, आज हम ऑड इवन के बारे में पढ़ेंगे। ऑड इवन का मतलब? मैम 15 अप्रैल। नहीं मैम, 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। ऑड का मतलब ऑड डे पर और नंबर की गाड़ी, और इवन डेट पर इवन नंबर की गाड़ी। बच्चों को भी पता है, क्या आपको पता है? दिल्ली में 15 से 30 अप्रैल तक लागू है ऑड इवन, ताकि प्रदूषण और ट्रैफिक जैम से मिले दिल्ली को राहत। ये चांदनी का चौक है। ये रविंद्र का सेतु है। मरीना का बीच है ये आजाद का मैदान है। खड़े सिंह दा मार गया। चित्तरंजन का एवेन्यू है ये। अन्ना का नगर यही है। गंगा की है ये नदी। ये लक्ष्मी की कॉलोनी है।
बंकिम का स्ट्रीट है ये, नरीमन का पॉइंट है ये, और मैं तुम्हें इसे गंदा नहीं करने दूंगा। यहाँ कचरा नहीं फेंकने दूंगी, पान नहीं थूकने दूंगा। केले का छिलका नहीं फेंकने दूंगी। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सके। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। सिंगूर में बनने वाली नैनो कार की परियोजना ने कब का उस धरती को टाटा कर दिया, लेकिन किसानों की जमीन अभी भी उन्हें वापस नहीं मिली है। अब किसान अपनी जमीन वापस तो चाहते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। मौके से हमारे संवाददाता मंजीत ठाकुर की ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में नैनो कार की परियोजना चली। वाम सरकार ने सिंगूर के किसानों की जमीन बिना बताए ही अधिग्रहित कर ली। नैनो परवान नहीं चढ़ी, नैनो का सपना टूट गया, लेकिन दीदी की राजनीति चल निकली। उम्मीदों को किसानों ने वोट से मजबूत किया। तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी, 5 साल चली, लेकिन किसानों को जमीन वापस नहीं मिली। किसानों को दीदी भूली नहीं। सूबे में चुनाव है तो दीदी ने फिर से किसानों के भरोसे को जगाने का काम किया। কৃষি ও শিল্পে এক বিশেষ স্থান অর্জন করবে, শিল্প স্থাপন ও নব প্রজন্মকে প্রাধান্য দিয়ে তৈরি হবে আগামী প্রজন্মের নব বাংলা, যে বাংলা থেকে গর্ব করে সাধারণ মানুষ এখনই বলছেন, আগামী দিন আরো বেশি করে বলবেন। বিশ্ব সেরা বাংলা গড়াই আমাদের আগামী দিনের লক্ষ্য। यह है सिंगूर के गोपालपुर के किसान विश्वनाथ। उपजाऊ जमीन के कभी मालिक हुआ करते थे, साल में 3 फसल काट लिया करते थे। विश्वनाथ आज भी किसान हैं, लेकिन बिना जमीन के। खेत वापसी के इंतजार में इन्हें गुजरते वक्त का पता नहीं चला। एक बार इन सजने वाले पोस्टर बैनर ने इन्हें जगाकर कहा कि 5 साल बीत चुके हैं। আমার জামার জমি রয়েছে ওখানে, আমি চাষ করতাম জমি, সেই জমিগুলো সবই চলে গেছে। কত বিঘে? ওই বিঘে 1.5 মতো চলে গেছে। তো আপনি কি দিতে চাননি? না না, ও জোর না, পয়সাও নিয়ে হয়নি আমাদের। আচ্ছা, কারখানা হোক না, কারখানা হোক, সেই ওই জমিগুলো তো লাগবে না, ওগুলো তো বেকার ঘিরে রেখে দিয়েছে। এখন ওই কিষেন খাটতে হচ্ছে এই ওর জমিতে, আর খানিকটা নিজের আছে, ওইটা নিয়ে চালানো হচ্ছে। মানে আগের যে মুখ্যমন্ত্রী ছিল মাননীয় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, ওনার দরকার ছিল এলাকার চাষিদের সঙ্গে আলোচনা করার। উনিও তো আলোচনা করেনি, যা ওনার যারা সিপিএমের লোকাল নেতৃত্ব ছিল ওনারাও কিছু আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেনি। আমরা চেয়েছিলাম আলোচনা হোক, আলোচনা করে সিঙ্গুরে টাটা হোক, আমরাও চেয়েছিলাম। আমাদের যেগুলো 3 ফসলি জমি, যেগুলো 3টে 4টে করে ফসল হয়, সেই জমিগুলো ছেড়ে দিয়ে আরও কিছুটা পিছিয়ে গেলে তাহলে আমাদের সমস্যা হতো না, আমাদের 3 ফসলি জমিগুলো বেঁচে যেত। টাটাও হলে আমাদের কোনো আপত্তি ছিল না। 5 साल तक सत्ता में रहने के बाद सिंगूर की पहेली को ममता बनर्जी सुलझा नहीं पाई, और इसलिए एक बार फिर ये जिन्न की तरह ममता बनर्जी के सामने है। अपने 5 साल के शासन में ममता बनर्जी सिंगूर के मुद्दे को सुलझा नहीं पाई, और जमीन देने को इच्छुक किसान हो या अनिच्छुक किसान, उनको कुछ भी नहीं मिला, और इसके लिए ममता बनर्जी की सरकार विरोधियों के निशाने पर रही। लेकिन जहां तक किसानों का सवाल है, उनको कुछ भी नहीं हासिल हुआ। ऐसे में सिंगूर का लड्डू जिसने खाया वो भी पछताया, और जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। कैमरामैन सत्य प्रकाश दुबे के साथ मंजीत ठाकुर, डीडी न्यूज, सिंगूर। और आइए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाताओं के पास। अश्विनी मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं कोलकाता से, और आयशा हमारे साथ हैं चेन्नई से। दोनों का स्वागत है। सबसे पहले अश्विनी, आपसे आपकी स्टोरी हमने देखी, बहुत ही हृदय विदारक। ज़मीनी हकीकत क्या है और चुनावी हकीकत क्या है, ये अलग अलग 2 चीज़ें हैं। किस तरह से देख रहे हैं ख़ास तौर से इस 5वें जो ये संस्करण है और जो ये आने वाला है, क्या कुछ समीकरण बनते हुए बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं? जी नीलम, अगर देखें तो कोलकाता का दोनों चेहरा है यहाँ पर। कोलकाता का पार्क स्ट्रीट और साल्टेक और साउथ कोलकाता जैसी जो पॉश इलाके हैं वो भी हैं। साउथ कोलकाता के 4 विधानसभा सीटों में 5वें चरण में मतदान होना है। अन्य 7 सीटों पर मतदान हो चुका है। गगनचुंबी इमारतें हैं, पॉश इलाके हैं, भद्रपुरुष भद्रलोक है, और साथ ही साथ स्लम एरिया भी हैं। वो भी हैं जो सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की बात करते थे, और वो भी हैं जो पूंजीवादी शिकंजे में शोषित हुए और
पूंजीवादी स्वरूप भी है। अगर इनकी बात करें इस 5वें चरण के चुनाव की, तो 5वें चरण में बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें साउथ कोलकाता की 4 सीटें और साउथ 24 परगना की 31 सीटें हैं। इनमें अगर देखें कुल 53 सीटों पर चुनाव होना है 5वें चरण में, तो वो कई सीटें और वो कई प्रत्याशी जो कि मंत्री भी हैं ममता बनर्जी की सरकार में और जो नारद स्टिंग में साफ तौर से जिनके चेहरे बेनकाब हुए, फिलहाल मामला सब जुडिस है, तो उनके भी भाग्य का फैसला होगा। कितना बड़ा मुद्दा नारद स्टिंग ऑपरेशन जो था उसके जो खुलासे थे उसका भी लिटमस टेस्ट होगा। सोवन मुखर्जी हैं जो कि बहलिया ईस्ट से लड़ रहे हैं, वो रगे हाथ उस स्टिंग ऑपरेशन में सामने आए थे। इसके अलावा वो कोलकाता के मेयर भी हैं। इसके अलावा फिरहाद हाकिम करके हैं, ये कोलकाता पोर्ट से लड़ रहे हैं, ये भी मंत्री हैं। मदन मित्रा जो कि कमरहाटी से चुनाव लड़े हैं, लेकिन वो रहने वाले भवानीपुर के और लेफ्टिनेंट माने जाते हैं कहीं ममता बनर्जी के, वो भी इसी क्षेत्र में है। तो इन सभी चेहरों का भाग्य का फैसला, राजनीतिक भविष्य का फैसला मदन मित्रा को छोड़ के कई मंत्रियों का फैसला होगा। जी बिल्कुल, उनके भाग्य का फैसला तो होगा, लेकिन जनता के भाग्य का भी फैसला होना है। जनता के जो मुद्दे हैं, और एक मुद्दे का जिक्र तो आपने भी अपनी स्टोरी में किया, किस तरह की चीज़ें हैं जो कि जनता के मन में हैं, और जिस परिवर्तन की आंधी के साथ आई थी ममता बनर्जी, वो कहाँ पर आज रुकी हुई नजर आ रही है? ऐसे भी लोगों की टिप्पणियां मिलती है कि परिवर्तन का नारा देने वाले लोग खुद ही परिवर्तित हो गए। उनके मंत्रियों के जब कारनामे सामने आए, जब जनता के बीच में संदेश गया, तो लगता है कि परिवर्तन के नारे से सत्तासीन हुए लोग खुद ही परिवर्तित हुए और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के उसी चंगुल में फंसे। लोगों में टीस है, लोगों में खटास है, लोगों में कहीं ना कहीं उसको लेकर संदेह भी है, संदिग्धता भी है, आक्रोश भी है। साथ ही साथ वो एक पश्च मस्तिष्क में उनके अगर देखें तो अवचेतन मस्तिष्क में भी एक महत्वपूर्ण इम्प्रिंट डालता है, जो कि चुनाव परिणामों में साफ तौर से ये आएगा कि भ्रष्टाचार यहाँ पर कितना बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा बुनियादी सुविधाओं का जो अभाव है, जो यहाँ से जैसा कि मंजीत की रिपोर्ट में हमने देखा कि सिंगूर का मुद्दा अभी भी है। सिंगूर के भी भाग्य का फैसला ममता बनर्जी ने करने का कहा था। सिंगूर का भी चुनाव इसी चरण में होना है। दक्षिण 24 परगना की कई ऐसे सीटें हैं जहाँ पर इस तरीके के बेहद बुनियादी मुद्दों पर चुनाव लड़े जाने हैं। तो ऐसे में साफ तौर से ये है कि जिस परिवर्तन की बात कही गई थी और जिस परिवर्तन के लिए 5 साल की दरकार थी, वो कितना परिवर्तित हुआ, ये अश्विनी, ये बताइए कि राजनीतिक समीकरण में परिणाम आएंगे वो स्पष्ट करेंगे। ये बताइए कि भाजपा को भी काफी कुछ उम्मीदें हैं, उनकी नैया यहाँ पर किस प्रकार से नजर आ रही है और कितनी आगे बढ़त ले सकती है? 3-4 नाम है बंगाल में जिन पर बंगाल की जनता दिलो जान से फिदा रहती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद। जो भी भावनात्मक मुद्दे हैं, जो भी केंद्र सरकार द्वारा किए गए काम है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लापता होने से जुड़ी जो फाइलें हैं उनको जो सार्वजनिक किया गया, और साथ ही साथ उनके जो ग्रैंडसन हैं वो खुद ही ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर लोकसभा चुनाव को देखें तो लगभग 17% मतदान भाजपा को मिला था और कई सीटों पर भाजपा ने बेहद अच्छा प्रदर्शन किया था। शहरी क्षेत्रों में भाजपा का प्रदर्शन शानदार रहा और कई अन्य क्षेत्र जहां पर भाजपा का प्रदर्शन शानदार रहा। वो अपनी प्रदर्शन को और बेहतर दोहराने की बात न कहें, उसको और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश में जिस तरीके से सभी कद्दावर नेता यहाँ पर चुनावी रैलियाँ कर रहे हैं, और भाजपा को उम्मीद है कि बहुत सारे भावनात्मक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर, बदले हुए राजनीतिक समीकरणों पर और जनता की अपेक्षाओं पर, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के एजेंडे को सामने रखते हुए भाजपा साफ तौर से चुनाव लड़ रही है और खुद ही यहाँ पर परिवर्तन की बात कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद आपका। और तमिलनाडु की राजनीति की भी जरा टोह ले लें। तमिलनाडु में करुणानिधि और जयललिता ने नामांकन दाखिल कर दिए कल, और साथ ही अपनी संपत्ति भी घोषित उन्होंने की है। जब राज्य में भ्रष्टाचार और आय से ज्यादा के मुकदमों के दायर में नेता हों, तो ऐसे में देखते हैं कि राज्य के दिग्गजों की संपत्ति में आखिर कितना इजाफा हुआ। सोमवार को चुनाव कार्यालय में दिए गए हलफनामे में जयललिता ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया। वे राधा कृष्ण नगर से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं। हलफनामे के मुताबिक उनके पास 41.63 करोड़ की चल और 72.09 की अचल संपत्ति है। जयललिता ने अपने हलफनामे में 1250 किलोग्राम चांदी, जिसका मूल्य 3,12,50,000 रुपए है, इसे भी अपनी संपत्ति का हिस्सा बताया है। जबकि दूसरे गहने और सोना अदालत की कस्टडी में रहने की वजह से उसकी कीमत डिस्क्लोज नहीं की गई है।
उनके पास 41,000 रुपए नकद और 2 करोड़ 4 लाख रुपए की देनदारी है। जयललिता ने पिछले साल इसी विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ा था, तब कुल संपत्ति 117.13 करोड़ रुपए थी। 2011 के चुनाव में उनकी संपत्ति 51.40 करोड़ रुपए थी। गौर करने वाली बात यह है कि अपनी आय से अधिक संपत्ति के मामले में जयललिता को जेल जाना पड़ा था और ये केस अब भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। दूसरी तरफ डीएमके नेता करुणानिधि की संपत्ति भी इस साल 2011 में 4.93 करोड़ रुपए से बढ़कर इस साल 13 करोड़ रुपए हो गई है और उनकी दोनों पत्नियों के नाम 57 करोड़ रुपए हैं। करुणानिधि ने अपने नामांकन पत्र के हलफनामे में ये भी कहा है कि उनके पास ना तो कोई मकान है और ना ही कोई गाड़ी, बल्कि उनकी पत्नी दयालु अम्मल के पास 17 लाख रुपए के गहने हैं और दूसरी पत्नी रजती अम्मल के पास 14 लाख रुपए के गहने हैं। तमिलनाडु की राजनीति में हलफनामों पर भी जमकर चर्चा हो रही है और हलफनामे को राजनीतिक हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका अंजाम जयललिता पहले भी भुगत चुकी हैं। आयशा खानम, डीडी न्यूज, चेन्नई। चलिए ज़रा आयशा के पास ही चलते हैं जो कि चेन्नई में इस समय मौजूद हैं। आयशा, जो स्टोरी हमने देखी और जिस तरह से करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं दिग्गज नेता, ये जो हलफनामे दायर होते हैं हमेशा इलेक्शन से पहले, क्या कुछ असर इनका जनता पर पड़ता है अपने जब वो करोड़पति दिग्गज नेताओं को वोट डालने के लिए जाते हैं? जी बिल्कुल नीलम, जिस तरह से ये हलफनामों में ये तमाम संपत्ति डिक्लेयर की जाती है उस पर सबकी नज़र होती है और लोग इसी बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि पिछले चुनाव में इन नेताओं के पास कितनी संपत्ति थी और अब चलकर इस चुनाव में ये संपत्ति कितनी बढ़ गई है। तो ये लोग कंपेयर करते हैं और चुनावी विश्लेषक ये मानते हैं कि जाहिर सी बात है सत्ता में जो पार्टी होती है उस पर ज़्यादा नज़र होती है कि ये फलाना पार्टी सत्ता में है और इस पार्टी के उम्मीदवार ने जो हलफनामे में दर्ज किया है, अपनी संपत्ति पूरी दर्ज की है, तो ये तमाम चीज़ें सत्ता में बने रहते हुए ये कैसे संभव है। तो ये तमाम चीज़ें जो है एक बहस का मुद्दा बन जाती हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि तमिलनाडु में आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर जयललिता को जेल तक जाना पड़ा और जयललिता का ये मामला जो है, ये केस जो है अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो जाहिर सी बात है संपत्ति का मामला हो या फिर एफिडेविट में जो डिक्लेयर किया गया मामला हो, ये चर्चे का विषय है, चुनावी मुद्दा भी बन सकता है। और उधर दूसरी तरफ कुछ विश्लेषकों से हम बात कर रहे थे, उनका ये मानना है कि जिस तरह से चुनाव आयोग लगातार हर रोज रेड करते हुए करोड़ों के पैसे सीज कर रहा है, तो उससे विशेषज्ञ ये मानते हैं कि शायद ये तमाम लोग अपनी पूरी संपत्ति चुनाव जीतने में लुटा रहे हैं। तो ये तमिलनाडु में एक परंपरा बन गई है कि यहाँ पर आप जितना ज्यादा खर्च करेंगे उतना ही आपकी पार्टी को फायदा होगा। जी, लेकिन आयशा, तो एक दूसरे पर आरोप लगते हैं, एआईडीएमके और डीएमके एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और यही वजह है कि संपत्ति के जो फिगर्स हैं उस पर सबकी नजर बनी रहती है। आप सही कह रही हैं कि तमिलनाडु की राजनीति की परंपरा, लेकिन यहाँ की राजनीतिक परंपरा ये भी है कि तोहफे दो और वोट पाओ। जनता को भी खूब लोक लुभावन वादे तो करते ही हैं और साथ ही इस तरह की चीजों को भी बांटा जाता है। इसके लिए इन चुनाव में क्या कुछ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, तमिलनाडु में देखिए शुरुआत हुई थी मिक्सर ग्राइंडर से और जो रसोई का सारा सामान होता है वो पूरा सामान सजा दिया जाता था। एक ज़माने में ये एक चलन था, लेकिन अब बात आगे बढ़ चुकी है। यहाँ पर अब लोग सोने चांदी के सिक्के बांट रहे हैं, सोने के कान की बालियाँ बांट रहे हैं और चांदी की पायल तक बांट रहे हैं। तो कल चुनाव आयोग ने सोने के सिक्के भी जब्त किए, 125 सोने के सिक्के जब्त किए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि महंगी बड़ी कार भी लोगों को जी आयशा, लिस्ट बहुत लंबी है जी, ग्रुप्स होती है उन्हें भी जी आयशा, लिस्ट बहुत लंबी है और इस लिस्ट पर हम बात भी करेंगे। भी काफी कड़क है जी, लिस्ट बहुत लंबी है, इस पर हम बात भी करेंगे जनादेश के आने वाले अंकों में, क्योंकि अब तो तमिलनाडु का इलेक्शन जो है अपने जोरों पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आगे बढ़ेंगे हम, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। आप देखते रहिए जनादेश। बच्चों, आज हम ऑड इवन के बारे में पढ़ेंगे। ऑड इवन का मतलब? मैम 15 अप्रैल। नहीं मैम, 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। ऑड का मतलब ऑड डे पर और नंबर की गाड़ी और इवन डेट पर इवन नंबर की गाड़ी। बच्चों को भी पता है, क्या आपको पता है? दिल्ली में 15 से 30 अप्रैल तक लागू है ऑड इवन, ताकि प्रदूषण और ट्रैफिक जैम से मिले दिल्ली को राहत।
ये साइड से थोड़े छोटे कर दे जल्दी। ये वाला सर? क्या है? सर ये साइड से? नहीं नोज पियर्सिंग यहाँ पे। परफेक्ट हो जाएगा मैम। बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपकी राइड स्मूदर बनाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST। चौक लगा ले गाना आइटम वाला। मार 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 मार। इंडिया को चाहिए एंटरटेनमेंट फुल मसाला मार के, इसलिए डिश टीवी दे सबसे ज्यादा मसाला, सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट। डिश टीवी लाइव मसाला मार के। ये साइड से थोड़े छोटे कर दे जल्दी। ये वाला सर? क्या है? सर ये साइड से? नहीं नोज पियर्सिंग यहाँ पे। परफेक्ट हो जाएगा मैम। बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपकी राइड स्मूदर बनाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST। रॉकस्टार रॉकी को है रॉक का क्रेज। शास्त्री जी के पूरे क्लासिकल है टेस्ट, रॉकी के रॉक से हैं वो बेहाल। शास्त्री जी के संगीत से मिलती नहीं रॉकी की चाल। तभी दिल्ली में आ गया ऑड इवन का दौर। शेयर की गाड़ी एंड मच मोर। ऑड इवन से हुई गाड़ी शेयर करने की शुरुआत, फिर तो हो गई दोस्ती, मिली ताल से ताल। तभी दिल्ली ने कहा दिल से ऑड इवन फिर से 15 से 30 अप्रैल। चौक लगा ले गाना आइटम वाला। मार 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 मार। इंडिया को चाहिए एंटरटेनमेंट फुल मसाला मार के, इसलिए डिश टीवी दे सबसे ज्यादा मसाला, सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट। डिश टीवी लाइव मसाला मार के। और अब चलते चलते चुनावी खबरें टॉप 10 में। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बंगाल के केनिंग वेस्ट इलाके में की चुनाव रैली। कहा ममता सरकार ने जनता को ठगा। वाम दल के कद्दावर नेता VS अच्युतानंदन ने चुनाव प्रचार के लिए तकनीक से मिलाया हाथ। जारी किया मोबाइल ऐप के सहारे मतदाताओं से रूबरू होंगे अच्युतानंदन। जनता से मांगेंगे नए आइडियाज। द्रविड़ मुनेत्रम कड़गम के अध्यक्ष M करुणानिधि ने जयललिता पर लोगों को पैसे का लालच देकर उनसे वोट खरीदने का आरोप लगाया है। उन्होंने हाल में विभिन्न स्थानों से जब्त हुई बड़ी धनराशि के मामले में CBI जांच की मांग की है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से AIADMK के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। कहा सरकारी मशीनरी का किया जा रहा है दुरुपयोग। जयललिता ने पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए शुरू किया चुनाव प्रचार। कहा सत्ता में आए तो विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग के साथ ही विकास कार्य को करेंगे और तेज। PMK और BJP ने पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी लिस्ट की जारी। PMK के 20 तो BJP के 14 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए पुरुटाची भारतम पार्टी ने सत्तारूढ़ AIADMK को समर्थन देने की घोषणा की है। पार्टी AIADMK के समर्थन में सभी 234 विधानसभा सीटों पर प्रचार करेगी। सालम पश्चिम से PMK उम्मीदवार R अरुल पर अज्ञात लोगों ने उनके दफ्तर पर हमला कर दिया, जिसमें अरुल समेत पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी घायल हो गए हैं। ऑल इंडिया मुल्लार मुनेत्रम कड़गम पार्टी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सभी 234 सीटों पर लड़ने का फैसला किया है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के साथ ही 9 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। मतदाताओं को चुनावी सभा के लिए मालवाहक गाड़ियों को ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा चुनाव आयोग को 5 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया है। तो जनादेश के आज के अंक में बस इतना ही। आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।
जनादेश